हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इथोलॉजी यानी व्यवहारिकी। व्यवहारिकी क्या होती है? व्यवहारिकी एक बहुत ही अलग तरह की ब्रांच है। बात करें अपन जूलॉजी की, जिसमें अपन किसी बारे में पढ़ते हैं, अपन प्राणियों के व्यवहार के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्राणियों के व्यवहार के बारे में सीखते हैं कि क्या होता है व्यवहार, प्राणी किस प्रकार व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो अपन व्यवहार की बात करें तो व्यवहार क्या होता है? व्यवहार एक किसी विशेष उद्दीपन को प्राप्त करने पर प्राणी द्वारा किया जाने वाला जो गमन होगा या फिर जो भी मूवमेंट होगी, उसे अपन क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। जैसे बात करें, मान लीजिए मैं कोई भी तरह का उद्दीपन देता हूं, तो उस उद्दीपन को प्राप्त करके आप किसी भी तरह कोई भी मूवमेंट करते हो, वो क्या होगा? आपका व्यवहार होगा। अगर हम उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपन कुछ भी हो सकता है। अगर अपन बात करें, जैसे अपन बात करें कोई जीव है जो फोटो पॉजिटिव है या फिर फोटो नेगेटिव है। आज अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अपने पास यहाँ पर दो जीव है, ठीक है, जीव ए और बी। इनमें से एक जीव क्या है? फोटो पॉजिटिव है, एक जीव क्या है? फोटो नेगेटिव है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई प्रकाश का सोर्स रखता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश होगा। तो इनमें से एक जीव क्या करेगा? प्रकाश की तरफ जाएगा। एक जीव मान लीजिए ए किधर जाएगा? प्रकाश की तरफ। बी क्या जाएगा? अंधेरे की तरफ। तो ये दोनों का क्या हो गया? अपना अपना व्यवहार। क्यों? क्योंकि इन्होंने, ए ने क्या किया? प्रकाश का उद्दीपन प्राप्त करके प्रकाश की तरफ गति की। बी ने क्या किया? प्रकाश का उद्दीपन प्राप्त करके प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या की? गति की। तो ये क्या हो गया? इनका व्यवहार हो गया। तो ध्यान रखिए, व्यवहार में हमेशा क्या होगा? व्यवहार में हमेशा एक उद्दीपन होगा। जब उद्दीपन होगा, उसी उद्दीपन के आधार पर ही क्या होगा? व्यवहार होगा। अब वो व्यवहार हो सकता है वो उद्दीपन के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स हो, वो क्या करेगा? उद्दीपन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अपन बात करें व्यवहार की, तो व्यवहार के अंदर, व्यवहारिकी के अंदर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। उन साइंटिस्ट की बात करें तो निकोटिन बर्गन थे, कोल वॉन फ्रिश थे, लोरेंस थे, डार्विन थे, या फिर इवान पाउलो थे। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत क्या किया था? काम किया था। तो अगर हम बात करें तो लोरेंस, निकोटिन बर्गर और कार्ल वॉन फ्रिश, इन तीनों ने क्या किया? व्यवहारिकी के बारे में अध्ययन किया, और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने क्या की? व्यवहारिकी की कुछ अवधारणाएं दी। उन अवधारणाओं के बारे में क्या करेंगे? आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मोस्टली देखिए, यहाँ पर टोटल उन्होंने 8 अपने पास अवधारणाएं हैं, जिसमें पहला है, इसका नाम है निश्चित व्यवहार प्रतिमान, जिसे अपन बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या फिर एफएपी। सेकंड जो है वो है अपना संकेत उद्दीपन या फिर अपन साइन स्टिमुलस भी बोलते हैं, संकेत उद्दीपन या फिर साइन स्टिमुलस। जो थर्ड अपना है वो है विशिष्ट अनुक्रिया ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। फोर्थ जो अपना है वो है सहज निर्मुक्त क्रियाविधि, जिसे हम बोलते हैं इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। फिफ्थ अपना है उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा। सिक्स्थ अपना है उत्कंठित एवं निष्पादन व्यवहार। सेवंथ अपना है अभिप्रेरण, और एट्थ अपना है अधिगम या फिर लर्निंग। तो टोटल क्या थे अपने पास? 8 अवधारणाएं, जिनके बारे में क्या करना है? अलग अलग से पढ़ना है। तो इस ट्यूटोरियल में क्या करेंगे? इसे 2 पार्ट में बांटेंगे अपन पहले अपन इन 4 की एक साथ बात करेंगे। कौन कौन से अपने पास हैं? अपने पास एफएपी है, अपने पास एसएस है, एएचसी और आईआरएम। इन चारों को एक साथ देखेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा, उत्कंठित निष्पादन व्यवहार, मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन निश्चित व्यवहार प्रतिमान यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न से। तो अपना जो पहला पॉइंट है वो है एफएपी, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या फिर निश्चित व्यवहार प्रतिमान। देखिए, जो एफएपी है वो एक बहुत ही क्या है? कॉम्प्लेक्स तरह का बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स तरह का क्या है? व्यवहार है। इस व्यवहार में क्या होता है कि ये व्यवहार जंतु में क्या होता है? जन्मजात से उपस्थित होता है, मतलब जब जंतु जन्म लेता है तभी से उसके अंदर क्या होगा? इस प्रकार का व्यवहार प्रेजेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे? अगर किसी जंतु को एक विशेष प्रकार का उद्दीपन दिया जाए, अगर किसी जंतु को एक विशेष प्रकार का उद्दीपन या स्टिमुलस दिया जाए, तो वो क्या करेगा? वो एक विशेष प्रकार का ही व्यवहार क्या करेगा? मतलब प्रदर्शित करेगा। आप उदाहरण की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बुल है, ये यहाँ पर एक क्या है? बुल है। इस बुल को अपन क्या करते हैं? एक रेड क्लॉथ दिखाते हैं। इस बुल को अपन क्या करते हैं? एक रेड क्लॉथ दिखाते हैं। तो रेड क्लॉथ देखते ही ये बुल क्या करेगा? दौड़कर इसे टक्कर मारने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? एक बुल था, बुल को मैंने क्या किया? एक लाल कपड़ा दिखाया। लाल कपड़ा दिखाते ही बुल ने क्या किया?
इसे टक्कर मारने का प्रयास किया। टक्कर मारने की जो क्रिया हुई, यहां पर टक्कर मारने की क्रिया थी, इससे ही अपने क्या नाम दिया है, FAP या फिर फिक्स एक्शन पैटर्न। क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये जो संकेत आप उसे कितनी भी बार दो, हर बार ये क्या करेगा, एक ही प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो बर्ड होती है, उस बर्ड का नाम है हेरिंगल। उस हेरिंगल की जो बर्ड होगी, उस बर्ड की बीक जो होगी, चोंच होगी, वहां पर क्या होता है, एक रेड स्पॉट पाया जाता है। बीक पर क्या होता है, एक रेड स्पॉट पाया जाता है। तो हेरिंगल क्या होगी, जैसे अपने घोंसले में उसके बच्चे होंगे, गर्ल क्या करेगी, बाहर जाएगी, खाना लेके आएगी। घोंसले में बच्चे क्या है, भूखे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही घोंसले में आएगी, बच्चे क्या करेंगे, इस रेड स्पॉट पे क्या करेंगे, टच करेंगे। टच करते ही क्या करेगी हेरिंगल, उसको भोजन को, बच्चों को सामने उगल देगी। अब देखिए यहाँ पे, जब तक बच्चे इस रेड स्पॉट पे टच नहीं करेंगे, ये हेरिंगल बच्चों को नहीं देगी, भोजन नहीं देगी। तो यहाँ पर हेरिंगल की उद्दीपन क्या हुआ, इस स्पॉट पे टच करना, और यहाँ पर उसका FAP क्या होगा, भोजन को बाहर निकालना। तो जैसे जितनी बार भी उसको यहाँ पर टच करेंगे, वो क्या करेगी, भोजन को बाहर की ओर उगलेगी। तो ये क्या हो गया, इसका FAP हो गया। तो FAP अगर हम बात करें तो नॉर्मली दो तरह से हो सकता है, एक होता है जन्मजात और एक होता है अधिगमित। ठीक है, मतलब FAP या तो जन्मजात हो सकता है या फिर अधिगमित। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि FAP जन्मजात ही होता है, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ आप पैदा होने के बाद भी सीखो। जैसे जन्मजात की बात करें तो अगर हम बात करें, बहुत से जंतुओं का मेटिंग रिचुअल होता है, प्रणय निवेदन होता है, वो क्या है, एक जन्मजात FAP का उदाहरण है। तो FAP के दो प्रकार हो गए, पहला हो गया जन्मजात और सेकंड हो गया अधिगमित। पहले हम देखते हैं जन्मजात की। जन्मजात की बात करें तो बहुत से जंतु क्या करते हैं, जनन करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रणय निवेदन करते हैं। अपन उदाहरण की बात करते हैं मोर की। तो मोर में क्या होता है, मोर अपन जानते हैं कि क्या करता है, अपनी मादा को रिझाने के लिए या फिर मादा से प्रणय निवेदन करने के लिए क्या करता है, एक विशेष प्रकार का डांस करता है, एक विशेष प्रकार क्या करता है, नृत्य करता है। तो जैसे वो क्या करेगा, मादा को देखेगा और उसे जनन का संकेत मिलेगा, वो क्या करेगा, नृत्य करना प्रारंभ कर देगा। जो नृत्य की क्रिया है वो क्या है, उसके अंदर FAP है, मतलब फिक्स्ड है, वो जन्मजात है। जब वो पैदा हुआ था तभी से उसको नृत्य करना आता था, उसने बाह्य वातावरण से सीखा नहीं। अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी बच्चे को कोई जंतु है जो क्या करता है, FAP प्रदर्शित करता है, उससे आपने क्या किया, अपने बचपन में ही अपने माता पिता जनक से फिर अपनी जाति के अन्य सदस्यों से क्या कर दिया, अलग कर दिया, और कुछ समय पश्चात उन्हें वापस मिलाओगे तो भी वो क्या करेगा, वही व्यवहार प्रदर्शित करेगा। इस पर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं बैया का। अपन जानते हैं बैया क्या करती है, बहुत ही खूबसूरत घोंसला बनाती है। अगर एक बैया के बच्चे को पैदा होते ही उसके जनक से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, और बहुत समय तक उन्हें क्या किया जाए, अपने साथियों से मिलने ना दिया जाए, जैसे वयस्क होने के बाद उसको छोड़ेंगे अपन तो क्या करेगी, वैसा ही घोंसले का निर्माण कर लेगी। इवन उसने किसी को घोंसला बनाते हुए नहीं देखा, न ही उसने किसी से सीखा, वो व्यवहार क्या था, उसके अंदर जन्मजात रूप से प्रेजेंट था। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जन्मजात व्यवहार। अब बात करते हैं अधिगमित व्यवहार की। अपन ने बात की FAP तो क्या होती है, जन्मजात ही होती है, फिर से अपन सीख क्या सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होंगे जिनमें FAP क्या होगी, जन्मजात होगी, लेकिन उसके कुछ व्यवहार या फिर उस FAP को उस सुधारने का कार्य क्या करते हैं, अपने जीवन काल में सीखते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं चिंपैंजी नाम की चिड़िया का। चिंपैंजी चिड़िया क्या करती है, प्रणय निवेदन के लिए बहुत ही सुरीला गाना गाती है। वहां पर क्या होता है, बहुत सी चिड़िया होती हैं, वो एक साथ मिलकर क्या करती है, एक राग में क्या करती हैं, गाना गाती हैं। अब देखिए अपन ने क्या किया, जैसे ही चिंपैंजी का बच्चा पैदा हुआ, एक चूजा पैदा हुआ, अपन ने क्या किया, उसको उठाकर एक ध्वनि मतलब ध्वनि रोधी कमरे में, मतलब एक ऐसा कमरा जहां पर कोई आवाज, बाहर की आवाज नहीं, उस कमरे में क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, उस बच्चे ने अपने साथियों का गाना कभी नहीं सुना। जैसे ही कुछ पश्चात या फिर वयस्क होने के बाद उसको अपन वापस उसके ग्रुप में छोड़ेंगे, उसके झुंड में छोड़ेंगे, जो चिंपैंजी होगी उसके FAP क्या है, उसका FAP गाना गाना, वो क्या करेगा, गाना गाएगा, लेकिन वो उस राग से नहीं गा पाएगा जो उसके साथी गा रहे हैं। उसके साथी क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर गाना गा रहे हैं, लेकिन इसकी राग क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि FAP तो जो जन्मजात था, लेकिन इस FAP में सुधार करना, इसे क्या करना था, जन्म के बाद सीखना था, जिसे वो नहीं सीख पाया। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करने जा रहे हैं, जो सेकंड पॉइंट अपना जो है साइन स्टिमुलस, जिसे अपन बोलते हैं संकेत उद्दीपन।
सेकेंड अपना पॉइंट है वो है एस एस, जिसे क्या बोलते हैं साइन स्टिमुलस या फिर संकेत उद्दीपन। अब देखिए संकेत उद्दीपन क्या होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि कोई भी जीव कभी भी प्रदर्शित करेगा जो उसे क्या मिलेगा, कोई ना कोई उद्दीपन मिलेगा। तो वो उद्दीपन जो क्या कर रहा है, किसी जीव को एफएपी प्रदर्शित करने के लिए उत्तेजित कर रहा है, उसी पर क्या बोलते हैं, साइन स्टिमुलस या फिर संकेत उद्दीपन बोलते हैं। वापस में क्या होता है, वो उद्दीपन जो क्या कर रहा है, किसी भी जीव को एफएपी प्रदर्शित करने के लिए उत्तेजित कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं, 4-5 एग्जांपल देखे अभी तक। जैसे अपन ने अभी बुल का एग्जांपल लिया था, तो अपन ने क्या कहा था, बुल ने क्या देखा, रेड क्लॉथ देखा, तब उसने क्या किया, उसको टक्कर मारा। तो यहाँ पे टक्कर मारना क्या हो गया, एफएपी। लेकिन उसने टक्कर क्यों मारी, क्योंकि उसने क्या देखा था, रेड क्लॉथ देखा था, यही हुआ था। तो यहाँ पर रेड क्लॉथ क्या हो गया, इसका एफएपी हो गया। सेकंड अपन ने हेरिंगल की बात की थी, तो हेरिंगल में क्या हुआ था, एफएपी क्या था कि उसने क्या किया, उसको उगला, भोजन को क्या किया, बाहर उगला। क्यों उगला, क्योंकि किसी ने उसको क्या किया, यहां पर टच किया। तो इसकी बीक पे, इसके रेड स्पॉट पे टच करना क्या हो गया, इसका साइन स्टिमुलस हो गया। अपन ने बात की, चले अलग बर्ड्स की बात की, अपन ने मेटिंग रिचुअल्स की बात की, पक्षियों में गाना हो गया, डांस हो गया, बच्चों का जैसे कुछ हंसना हो गया, ऐसी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर जैसे अगर बात करें, जो प्रणय निवेदन होता है उनमें क्या होता है, जो जन्म काल हो गया या फिर अपने साथी को देखना, ये सब क्या करता है, साइन स्टिमुलस का काम करता है। तो साइन स्टिमुलस क्या हो गया, वो उद्दीपन जो क्या करे, किसी भी जीव को एफएपी प्रदर्शित करने के लिए क्या करे, उत्तेजित, किसी में क्या बोलते हैं, साइन स्टिमुलस बोलते हैं। और बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है एएसई, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। अब देखिए वापस हम क्या करते हैं, बुल का एग्जांपल लेते हैं। बुल ने क्या किया, यहां बुल था, यहां पर क्या था, रेड क्लॉथ था। रेड क्लॉथ देखा, क्या हुआ, साइन स्टिमुलस। साइन स्टिमुलस देखते ही बुल ने क्या किया, इसके ऊपर टक्कर मारने का प्रयास किया। ये क्रिया क्या हो गई, एफएपी हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए ये जब बुल यहां से दौड़कर यहां इसको टक्कर मारने गया, तो क्या ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ पे इसको क्या, किसकी आवश्यकता हुई, एनर्जी की आवश्यकता हुई, इसको क्या हुई, ऊर्जा की आवश्यकता हुई। उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, एएसई या फिर एक्शन स्पेसिफिक ऊर्जा पर क्या करते हैं, उसे अपन बोलते हैं। तो एएसई क्या हो गया, किसी भी एफएपी को प्रदर्शित करने के लिए काम में आने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, अनुक्रिया विशिष्ट ऊर्जा या फिर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। ये जो एनर्जी होगी, ये अपनी नॉर्मल एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्योंकि एफएपी के लिए क्या होती है, बोल सकते हैं ये एक लॉक्ड एनर्जी थी, एक ताले में बंद एनर्जी थी, जिसे अपने क्या करना होता है, जैसे अपने को साइन स्टिमुलस मिलेगा तो अपने क्या होगा, ताला खुलेगा, और ताला खुलने पर क्या होगा, वो एफएपी एएससी रिलीज होगी, और वो एएससी रिलीज होगी तो जंतु क्या करेगा, एफएपी प्रदर्शित करेगा। इस अपने पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, जो कौन सा है, आईआरएम, जिसे हम बोलते हैं इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म या फिर सहज निर्मुक्त क्रियाविधि। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एनर्जी थी, एएससी थी, वो क्या थी, मान लीजिए ताले में बंद एनर्जी थी। अपन ने क्या किया, ताला खोला तो वो एएससी रिलीज हुई। ताला क्यों खोला अपन ने, अपने को एसएस दिखा तो ताला खुला, ताला खुलने पर क्या रिलीज हुई, एएससी, और एएससी रिलीज होती क्या हुआ, एफएपी हुआ। तो जो ताला खुलने की प्रक्रिया है, मतलब वो प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या रिलीज होती है, एएससी रिलीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आईआरएम बोलते हैं, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। देखिए अब वापस अपन बुल वाले एग्जांपल को कंप्लीट चारों के रेफरेंस में देखते हैं। अपन यहां पर अपने पास रेड क्लॉथ क्या हो गया, अपना साइन स्टिमुलस हो गया। यहां पर अपना क्या है, बुल है। बुल ने किसको देखा, साइन स्टिमुलस को देखा। साइन स्टिमुलस देखते ही उसमें कौन सी क्रिया हुई, उसमें आईआरएम हुई। आईआरएम क्या थी, वो एनर्जी का लॉक, वो एनर्जी का लॉस क्या कर रहा था, एएससी को रोक के रखा था, उसको मुक्त करवाने की क्या हुई, क्रिया हुई। जैसे आईआरएम हुआ, क्या मुक्त हुई, एएससी यानी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी क्या हुई, मुक्त हुई। और जैसे बुल के पास क्या आई, वो एनर्जी आई, आते ही उसने क्या कर दिया, एफएपी प्रदर्शित कर दिया। तो ये था अपना जो कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी के चारों मेन पार्ट थे, एफएपी, एसएस, एएससी और आईआरएम। अब इन चारों मॉडल को समझाने के लिए मॉडल लिया जाता है, इन चारों अवधारणाओं को समझाने के लिए क्या है, मॉडल काम में लेते हैं। उस मॉडल का नाम है टॉयलेट फ्लश मॉडल। उस मॉडल का नाम क्या है, टॉयलेट फ्लश मॉडल।
टॉयलेट फ्लश मॉडल क्या है? इस मॉडल के थ्रू अपन क्या करते हैं, जो ये चारों अवधारणाएं हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, एक साथ समझा सकते हैं। अब देखिए टॉयलेट फ्लश मॉडल क्या होता है। टॉयलेट फ्लश अपन जानते हैं कैसा होता है। इस प्रकार से क्या होगा, अपने पास एक कंटेनर होगा, इसमें क्या भरा हुआ है, एनर्जी, सॉरी वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अपन जानते हैं वाटर हमेशा खुला नहीं होता। क्यों खुला नहीं होता? क्योंकि यहां पर एक लॉक होता है जो क्या करता है, इसे इस प्रकार से रोक के रखता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, इसको इस तरह से रोक के रखता है। एक मैकेनिज्म होगी, वो क्या करेगी, इसे इस प्रकार से एक वेट के थ्रू क्या होगा, रोक के रखेगा, ठीक है। ये अपना क्या होगा, अपन जानते हैं, इसको अपन जैसे खींचेंगे ये पीछे होगा और जो जल होगा वो क्या आ जाएगा, ऐसे बाहर आ सकता है। नॉर्मल फ्लश का ये मतलब कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए इससे अपन अपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी पे काम में लेते हैं। अब देखिए यहां पर जल है, जल क्या कर रहा है, यहां पर नीचे की ओर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। वो फोर्स क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, अपनी एनर्जी हो गई। तो वह एनर्जी अपनी क्या हो गई, ASE। अब देखो क्या इस जल में यहां पर एनर्जी है कि नहीं है, क्या यहां पर एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को क्या किसी मैकेनिज्म ने रोक रखा है कि नहीं रोक रखा। इस मैकेनिज्म को हमने क्या नाम दे दिया, IRM। क्या हुआ, IRM। अपने को क्रिया कौन सी करवानी, अपना FAP क्या है, इस जल का बाहर निकलना अपना क्या हो गया, FAP हो गया। इस जल का बाहर निकलना अपना क्या हो गया, FAP हो गया। अब अपने को अपन जानते हैं किसी भी FAP के लिए अपने को क्या चाहिए, कोई ना कोई साइन स्टिमुलस चाहिए। तो ये जो वेट हो गया, वेट अपना क्या हो गया, साइन स्टिमुलस। अब अपन ने जो पहले देखा था बुल वाले एग्जांपल में, अपन सेम प्रोसेस दोबारा करके देखते हैं। अपन ने सबसे पहले क्या किया, इस वेट को नीचे की ओर खींचा, अपना क्या हो गया, साइन स्टिमुलस। वेट नीचे हुआ तो पहला पॉइंट अपना क्या क्लियर हुआ, साइन स्टिमुलस। जैसे ही वेट नीचे खींचा, ये मैकेनिज्म में क्या आएगा, चेंज आएगा। मैकेनिज्म क्या करेगी, ये जो एनर्जी है इसको क्या करना चाहेगी, रिलीज। ये किधर आएगा, पीछे की ओर आएगा। पीछे की ओर आने का मतलब ये कहां गया, यहां इस तरह से आ गया। क्यों, क्योंकि वेट के साथ हमने क्या कर लिया, पीछे की ओर खींच लिया। तो क्या हो गया अपना IRM, वो मैकेनिज्म जिसने क्या कर रखा था, एनर्जी को रोक रखा था, उसको मैंने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। जैसे ही सेकंड अपना पॉइंट हुआ, IRM अपनी क्या रिलीज हो गई। अब ये एनर्जी को रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज। मतलब अपना थर्ड पॉइंट कौन सा क्लियर हो गया, ASE, मतलब एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। और ये एनर्जी रिलीज होती क्या करेगी, इस पानी को किधर निकाल देगी, बाहर की ओर निकाल देगी, जो कि अपना क्या था, FAP था, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न था, अपना जो सहज निर्मुक्ति क्रियाविधि थी। अब देखिए सेम वही मॉडल जो अपन ने, अब यहाँ पे ASE से क्या होगा, FAP हो गया। तो ये सबसे नॉर्मल पहले जो चार अपने कॉन्सेप्ट थे एथियोलॉजी के, जहां पर कौन कौन थे। सबसे पहले FAP, वो क्रिया जो क्या होती है, एक निश्चित स्टिमुलस दिखाने पर, एक निश्चित स्टिमुलस प्राप्त होने पर जो क्रिया होती है वो क्या हो गई, अपनी FAP हो गई। अब वो स्टिमुलस क्या हो गया, अपना साइन स्टिमुलस हो गया। वो उद्दीपन क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, संकेत उद्दीपन। वो एनर्जी जो FAP को प्रयोग करने में काम आएगी वो क्या हो गई, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। और वो क्रियाविधि जिसने ASE को रिलीज करवाएगी वो क्या हो गई, अपनी IRM हो गई। तो ये हो गए अपने पहले 4 पॉइंट हो गए। अब अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं जो अपना नंबर 5 पॉइंट है, वो है अपना उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा। अपना जो नंबर 5 पॉइंट है वो है उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा। देखिए इस अवधारणा में क्या बताया गया है कि बहुत सिंपल है। जैसे ही आप किसी जीव को क्या करते हो, कोई उद्दीपन देते हो, तो क्या करेगा, कोई ना कोई अनुक्रिया क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जैसे अपन स्टार्टिंग में एग्जांपल बात की थी फोटो पॉजिटिव फोटो नेगेटिव की। वहां पर क्या लिखा था कि अपने पास 2 इंडिविजुअल थे, ठीक है, आज 2 अलग जाति के 2 सदस्य थे। अपन कौन सा उद्दीपन देंगे, यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश देंगे, ठीक है। तो यहां पर अपने क्या दिया, उनको प्रकाश दिया। प्रकाश देते ही इनको क्या मिला, उद्दीपन मिला। क्या मिला, उद्दीपन मिला। इस उद्दीपन के मिलते ही ये जीव क्या करेंगे, कोई ना कोई अनुक्रिया प्रदर्शित करेंगे। वो अनुक्रिया क्या हो सकती है, वो धनात्मक भी हो सकती है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है। मतलब अपोजिट, जैसे अगर बात करें यहाँ पे प्रकाश की बात हो रही है तो फोटो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो फोटो नेगेटिव हो सकते हैं।
फोटो पॉजिटिव जीव होगा वो किधर गति करेगा, प्रकाश की तरफ गति करेगा। फोटो नेगेटिव जो जीव होगा वो क्या करेगा, प्रकाश से विपरीत दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। इसी तरह जियो पॉजिटिव जियो नेगेटिव जानते हैं अपन कि मान लीजिए कोई जीव है यहाँ पर, ठीक है, वो हो सकता है कि जियो पॉजिटिव हो मतलब गुरुत्व धनात्मक हो, मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति करे, या फिर वो क्या करे, गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में क्या करे, गति करे। तो जैसे कि जियो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो जियो नेगेटिव हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं जो अपना 6th पॉइंट है, जो है कि उत्कंठित और निष्पादन व्यवहार। नंबर 6 अपना जो पॉइंट है वो है उत्कंठित एवं निष्पादन व्यवहार। जो उत्कंठित और निष्पादन व्यवहार है इसके बारे में सबसे पहले बताया था वॉलेस क्रेग नाम के साइंटिस्ट ने। वॉलेस क्रेग थे, उन्होंने क्या दोनों व्यवहार के बारे में अलग अलग बताया था कि क्या होते हैं उत्कंठित और क्या होते हैं निष्पादन व्यवहार। अब देखिए उत्कंठित व्यवहार क्या होता है, अगर जैसे इसकी जो तुलना होती है किससे की जाती है, जैसे अपने गाड़ी का एक्सीलरेटर आता है, गाड़ी की जो रेस आती है उससे क्या की जाती है, इसकी तुलना की जाती है। गाड़ी एक्सीलरेटर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्सीलरेटर है, आप इसे कम दबाओगे गाड़ी क्या होगी, धीमे से भागेगी, आप थोड़ा और तेज दबाओगे गाड़ी और तेज भागेगी, आपने और तेज दबाया गाड़ी क्या हो रही है, और तेज भाग रही है। मतलब उद्दीपन जितना तेज हो रहा है उतनी ही तेज क्या हो रही है, प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो उत्कंठित व्यवहार के अनुसार क्या होता है कि उद्दीपन की तीव्रता क्या होगी, अनुक्रिया की तीव्रता पर सीधी निर्भर करेगी। अगर उद्दीपन तीव्र होगा तो अनुक्रिया भी क्या होगी, तीव्र होगी। तो अगर उद्दीपन धीमा होगा तो अनुक्रिया भी क्या होगी, धीमी होगी। वही अगर बात करें निष्पादन व्यवहार की, तो निष्पादन व्यवहार क्या होता है, ये थोड़ा सा अपरिवर्तनशील होता है। मतलब अगर व्यवहार एक बार प्रदर्शित कर दिया गया तो उसके बाद क्या होगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। इसके अंदर बहुत फेमस एग्जांपल हंस के अंडे का देते हैं। अब देखिए इस व्यवहार में क्या होगा, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं हंस का। हंस के मान लीजिए हंस का घोंसला था, घोंसले में क्या रखा था, एक अंडा रखा था। अंडा क्या हुआ, मान लीजिए किसी भी कारणवश यहाँ से क्या हुआ, लुढ़क कर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। हंस ने क्या किया, अंडे को देखा। अब हंस का व्यवहार क्या होगा, हंस यहाँ पर जाएगा और इस प्रकार से अपनी चोंच से क्या करेगा, अंडे को धकेलता धकेलता कहाँ ले आएगा, अपने घोंसले में वापस ले आएगा। ये क्या था, हंस का एक नॉर्मल व्यवहार था। अब देखिए आपने क्या किया, अंडे को निकाल कर यहाँ रख दिया, हंस यहाँ पर आया और हंस ने क्या किया, अंडे को धकेलते धकेलते कहाँ तक ले गया, यहाँ तक ले आया, मतलब आधे रास्ते में ले आया। अब क्या हुआ, आपने क्या किया है, आपने क्या किया, इस अंडे को उठाकर कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। हंस भी कहाँ पे है, यहाँ पे। नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि हंस क्या करता, सुना लगे कि अंडा वहां पहुंच, हंस क्या करता है, यहाँ से चला जाता और घोंसले में पहुंच जाता। लेकिन हंस का ये व्यवहार कैसा है, निष्पादन है, मतलब अपरिवर्तनशील है। अब यहाँ पर अंडा नहीं है, फिर भी हंस क्या करेगा, इस तरह से धकेलते धकेलते क्या आएगा, पीछे आएगा। ये इस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लो अभी भी क्या कर रहा है, अंडे को धकेल रहा है, हालांकि यहाँ पे अंडा नहीं है, अंडे को अपने क्या कर दिया, यहाँ पर पहले रख दिया, फिर भी वो क्या कर रहा है, इसने जो व्यवहार स्टार्ट किया था उस व्यवहार को क्या करेगा, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो कार्य, वो उस व्यवहार को क्या करता रहेगा, प्रदर्शित करता रहेगा। तो ये क्या हो गया अपना उत्कंठित और निष्पादन व्यवहार। नंबर 7 जो अपना पॉइंट है वो है अभिप्रेरण या मोटिवेशन। नंबर 7 अपना पॉइंट है वो क्या है, अभिप्रेरण या फिर मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन होता है किसी भी जंतु की वह दशा जिसमें वो क्या करता है, कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और उस लक्ष्य से क्या करता है, प्रेरणा लेता है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। उसे अपन क्या बोलते हैं, अभिप्रेरण या फिर मोटिवेशन बोलते हैं। मतलब उसने क्या किया, एक जंतु था कोई भी, उसको कोई भी कार्य करना था, उसके लिए क्या करेगा, उसके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होगी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उस मनोदशा को, उस मूड को अपन क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। जो मोटिवेशन का स्तर होगा वो क्या करेगा, समय के अनुसार बढ़ता या घटता रहता है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कुत्ते का, ठीक है। मान लीजिए कुत्ता है वो क्या है, भूखा है, ठीक है, भूखा कुत्ता है, बहुत तेज भूख लग रही है। तो उस समय क्या होगा, उसका जो मोटिवेशन लेवल होगा, किसका मोटिवेशन, भोजन प्राप्त करने का मोटिवेशन, वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो उस स्थिति में क्या करेगा, वो इधर उधर मुंह मारता फिरेगा और क्या करेगा, भोजन को ढूंढेगा। मतलब वो उस लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या हो गया, भोजन हो गया। उस भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, वो लगातार मेहनत कर रहा है। कब तक करता रहेगा, जब तक उसको भोजन नहीं मिल जाएगा। तो उसकी इस मनोदशा को, जहां पर वो क्या कर रहा है, भोजन को प्राप्त कर रहा है,
उस मनोदशा को क्या बोल दिया मैंने मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरण बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 अवस्थाएं हो सकती है मनोदशा की, ठीक है। जैसे पहली अवस्था में क्या हुआ, मान लीजिए इसको भोजन मिल गया, अभी कुत्ते को क्या मिल गया, भोजन मिल गया, उससे रहेगी इसकी मोटिवेशन की पहली अवस्था, जिसमें क्या होगा उस अवस्था में वो क्या करेगा, उसको पेट भरा हुआ है तो उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, बहुत ज्यादा डाउन। वो उस अवस्था में वो भोजन ढूंढने नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, अपने स्थान पर बैठा रहेगा और आराम करेगा। कुछ समय पश्चात क्या होगा, मान लीजिए वापस से भूख लगी, अब वो क्या करेगा, वापस ढूंढने जाएगा, इसको नहीं मिला तो आराम कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, वापस से थोड़ा ज्यादा कम है। मतलब थर्ड स्टेज में क्या होगा, मान लीजिए वापस से बहुत तेज भूख लगी, उस समय क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल वापस कर देगा, उच्चतम स्तर पर चला जाएगा और वो क्या करेगा, वापस से भोजन ढूंढना प्रारंभ कर देगा। अगर हम बात करें तो मोटिवेशन के लिए जो अपने बात की लक्ष्य, तो लक्ष्य टोटल 4 हो सकते हैं। 4 ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके लिए जंतु क्या हो, मोटिवेट हो। नंबर 1 है पोषण, नंबर 2 है जनन, नंबर 3 है संघर्ष और नंबर 4 है बचकर भागना। इन 4 चीजों के लिए क्या हो सकता है, कोई भी जंतु मोटिवेटेड हो सकता है। मतलब हो सकता है वो भोजन के लिए, अभी अपना एग्जांपल लिया, उसने क्या किया, भोजन चाहिए तो उसके लिए क्या मोटिवेशन था, उसको क्या कर रहा है, उसके लिए लगातार कार्य कर रहा है। सेकंड हो सकता है किसी भी जनन के लिए, अपन जानते हैं कि जैसे आज से कोई मेल है, एक फीमेल है, वहां पर 2 मेल है, दोनों में क्या होगा, जनन करना है दोनों को, तो उनके अंदर क्या होगा, मोटिवेशन उत्पन्न होगा। तो क्या करेंगे, जनन करने के लिए अलग अलग क्रियाएं करेंगे। हो सकता है वो प्रणय निवेदन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है लड़ाई हो, संघर्ष हो, जो जीते वही के उसे क्या मिले, जनन करने का मौका मिले। संघर्ष किसी लिए हो सकता है, भोजन के लिए हो सकता है, जनन के लिए हो सकता है, क्षेत्र रक्षण के लिए हो सकता है। तो वहां संघर्ष के समय भी क्या होगा, उनके अंदर मोटिवेशन उत्पन्न होगा। और जो फोर्थ है, मान लीजिए संघर्ष हुआ, उसमें उसके हार रहा है, वो लड़ाई हार रहा है, तो उसमें क्या होगा, अपनी जान बचाने के लिए उसे क्या करेगा, भागने का प्रयास करेगा, उसके लिए भी क्या हो सकता है, वहां पर मोटिवेशन हो सकता है। तो ये अपने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी के पहले 7 पार्ट थे। हो आपको पसंद आए होंगे। जो 8वां पार्ट अपना लर्निंग या अधिगम बड़ा पार्ट है, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे।